नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी ईपीएफओ गुरु। इस नए चैनल पर मैं आपको पेंशन, जेब आपकी मासिक यात्राएं और आम आदमी की जिंदगी पर असर डालने वाले हर जजमेंट को शांत, साफ और सरल भाषा में समझाऊंगा, बिना किनारे और बिना पूर्व। अगर आप मेरी ईमानदार और बेबाक नैतिकता पर भरोसा नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं ताकि पेंशन से जुड़ी कोई भी जरूरी खबर आपसे मिस ना हो। आज की महत्वपूर्ण रिपोर्ट की दिशाएं अब स्पष्ट रूप से बढ़ रही हैं। आज 7 दिसंबर की ये रिपोर्ट सीधा आपकी जेब, आपकी मासिक पेंशन और आने वाले वर्ष की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी हुई है। जिसके भी घर में कोई पेंशन भोगी है, वहां आज की बात सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सेवक की जिंदगी की चिंता, दवा का बिल, राशन का खर्च और किराए की रकम से जुड़ी हुई है। इसलिए जो भी बातें मैं आगे आपके साथ साझा करने वाला हूं, उन्हें अफवाह नहीं बल्कि अभी तक अलग अलग मंत्रियों और वित्त विभागों से अलग कर लिया गया है और चर्चाओं के आधार पर समझा गया है। अंतिम अधिसूचना जब सामने आएगी तब तस्वीर पूरी साफ होगी। लेकिन दिशा कहां जा रही है, ये जानकारी भी जरूरी है। सबसे पहली बात उस मुद्दे की जो हर पेंशन भोगी के महीने में हर कर्मचारी की सांसों पर सीधा असर दिखाता है। कम्यूटेशन वसूली अवधि। आप जानते हैं, जब कोई कर्मचारी बर्खास्त होकर पेंशन का एक हिस्सा कम्यूटेशन के रूप में अग्रिम रूप से प्राप्त होता है, तो उस अग्रिम की प्राप्ति के लिए उसकी पेंशन से हर महीने एक तय मूल्य कटौती होती है। कागजों पर यह सिर्फ एक फॉर्मूला है, एक काल कोठरी है, लेकिन जमीनी हकीकत में ये 15 साल तक चलने वाला लोन है जो सीधे एक बुजुर्ग की जिंदगी पर बैठ जाता है। लगातार बढ़ती जा रही है। गैस के दाम, बिजली के बिल, थोड़ी सब्जी, राशन, बच्चे और पोती पोतियों की जरूरतें, सब कुछ ऊपर जा रहा है। ऊपर से उम्र बढ़ने के साथ मोटापा, टेस्ट, डॉक्टर का चक्कर, इन सब का खर्चा अलग। ऐसे में अगर किसी पेंशनर की पेंशन से 15 साल तक हर महीने कम्यूटेशन पेंशन के नाम पर कटौती होती रहे, तो क्रोनल लाइफ जीना आसान नहीं रहता। बहुत से पेंशनरों का कहना है कि छुट्टी मिलने के बाद उन्हें आजादी नहीं बल्कि एक नई किश्तों वाली जिंदगी मिल जाती है, जिसमें कम्यूटेशन के रेस्ट एक वेल्च तनाव जहाज जाता है। लंबे समय से ये मांग उठ रही थी कि कम्यूटेशन वसूली अवधि की 15 साल की अवधि कम हो जाए। अब जो इंटरप्राइजेस सामने आ रहे हैं, वे बताते हैं कि संबंधित आरोपों ने 15 साल की बैचलर अवधि को लगभग 11 या 12 साल की गहनता स्तर पर करने की चर्चा की है। कई बैठकों में यह माना गया है कि 15 साल की अवधि में अंतिम दौर बहुत लंबा होता है और ये कम होता है, करना भी वैध है और न्याय संगत भी। यदि भविष्य में ये निर्णय लागू होता है तो लाखों पेंशन भोगियों को 3-4 साल पहले ही फुल पेंशन मिलनी शुरू हो सकती है। जरा सोचिए, आज किसी भी पेंशनर को 3-4 हजार रुपए की पेंशन अंकित है, लेकिन कम्यूटेशन चैंपियनशिप की वजह से हर महीने उनकी पेंशन से मोटी कटौती होती है और उनके हाथ में काफी कम पैसे आते हैं। अगर रेजिडेंस की अवधि 15 से 11 या 12 साल हो जाती है, तो वो कुछ साल पहले ही खत्म हो जाएगी और पूरे 3-4 हजार रुपए उसके हाथ में आ जाएंगे। इसका मतलब है दवा समय पर, निर्भरता फैक्ट्री पर समय दिया गया, घर का आकाशीय तूफान हर महीने में नहीं रहेगा और किसी भी तरह के अवशेष कर शेष जीवन से छोटी सी बाहरी चट्टानों की सांस ली जा सकती है। यही वो परिवर्तन है जो वैश्वीकरण की भाषा में विचार विमर्श और प्रारूप के रूप में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आम आदमी की भाषा में ये बदलाव सम्मान, राहत और सुरक्षा के नाम से पहचाने जाएंगे। अभी ये अंतिम निर्णय नहीं है, लेकिन जिस तरह से पेंशनर के पद की अंतिम तिथि बताई गई है, उससे यह साफ हो गया है कि इस मुद्दे को मंजूरी देना आसान नहीं है। अब बात कर रहे हैं उस सवाल की कि लाखों पेंशनरों के मन में ऐसा कैसे हुआ। पेंशन पर टैक्स, विक्रय के बाद में जब नौकरी की सारी खरीद फरोख्त, प्रमोशन, प्लेसमेंट, कर्मचारी सब खत्म हो गए, तब एक चीज है जिस पर पूरा भरोसा रहता है, वो है मासिक पेंशन। लेकिन जब एक ही पेंशन पर टैक्स का नोटिस सामने आता है, तो बहुत से लोग खुद से यही सवाल करते हैं, 30-35 साल की सेवा के बाद मेरी मेहनत की कमाई पर यह आखिरी बहार भी जरूरी है। काफी समय से यह मांग उठ रही है कि पेंशन दी जाए या फिर एक तय सीमा तक पूरी तरह से टैक्स मुक्त किया जाए, या फिर बुजुर्ग नागरिकों को अलग से बड़ी राहत दी जाए। पेंशन एसोसिएशन और विभिन्न साथियों ने इस मुद्दे को सरकार और उद्यमियों को लगातार लिखित में सलाह भेजी है। बहुत से बुजुर्ग साफ बने हैं कि जिस उम्र में दौड़ने की क्षमता कम हो जाती है, डॉक्टर और कारों का खर्च बढ़ जाता है, उस उम्र में टैक्स का बोझ कम होना चाहिए। अब जो संकेत सामने आए हैं, उनके अनुसार वित्त और पेंशन से जुड़े दस्तावेजों में इस विषय पर गंभीर चर्चा हो रही है। आगे दो तरह की दिशा बन सकती है। या तो पेंशन की एक निश्चित सीमा तय की जाए, जैसे मान लीजिए एक खास रकम तक मीटिंग वाली पेंशन पर कोई टैक्स ना लगे और उसके ऊपर की राशि पर ही टैक्स की गणना हो। या फिर कार्टूनिस्ट व्यवस्था इस तरह बनाई जाए कि वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त राहत मिल सके। उम्र बढ़ने के साथ साथ उनके लिए कर का भारी बोझ होता है। अगर ऐसा कोई मॉडल लागू होता है, तो यह सिर्फ पेपर पर कुछ वैशल का बदलाव नहीं होगा, बल्कि यह संदेश होगा कि इस देश में सेवा और उपहार की कद्र समुदाय के स्तर पर भी है, सिर्फ भाषणों में नहीं। अब तीसरी बड़ी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। पेपर पर इस नामकरण का नाम चिकित्सा है, लेकिन आज की मेडिकल दुकान के सामने बहुत से पेंशनर इसे मजाक जैसा महसूस कर रहे हैं। जरा अपने आसपास की हकीकत देखिए। एक साधारण बीमारी के लिए डॉक्टर की फीस, कुछ फास्ट टेस्ट, 2-4 दिन की सजा, और अगर जरा भी मामला सीरियस हुआ तो अस्पताल का बिल कुछ ही दिनों में हजारों रुपए की चपत। ऐसे में अगर फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस के नाम पर किसी बुजुर्ग को कुछ 100 रुपए दिए गए हैं, तो वो सिर्फ राशि अंकित हो सकती है, वास्तविक मदद नहीं।
काफी समय से ये मांग उठ रही थी कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को कम से कम 5,000 रुपए या उससे ऊपर किसी वास्तविक स्तर पर लाया जाए, ताकि पेंशनर कम से कम कृमि इलाज, टेस्ट और नियमित संयम का खर्च खुद उठा सके। ताजा समीक्षीय कर्मचारी हैं कि संबंधित साक्ष्यों ने इस मांग को सिर्फ सुनने तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि इसे व्यवहारिक माना है। चर्चा में ये बात भी सामने आई है कि अलग अलग आयु वर्ग और अलग अलग पेंशनर वाले युवाओं के खाते से चिकित्सा सहायता की संरचना बनाई गई जा सकती है। यानी जो पेंशनर उम्र में ज्यादा बड़े हैं या जिनकी पेंशन बहुत कम है, उन्हें अतिरिक्त सहयोग दिया जाए। अगर भविष्य में ऐसा कोई ढांचा बनता है और नोटिफिकेशन के रूप में सामने आता है, तो ये सिर्फ सरकारी आदेश नहीं होगा, बल्कि लाखों परिवारों की चिंता सीधे कम होगी। पेंशनर बेहतर अस्पताल चुन पाएंगे, टेस्ट टालने की बजाय समय पर करवा पाएंगे, दवाइयों की डोज आदि अधूरी लेने की मजबूरी कुछ हद तक कम होगी और बीमार पड़ना महंगा पड़ता है वाली सोच के साथ जीने की मजबूरी थोड़ी हल्की होगी। अब नजर डालते हैं महंगाई भत्ते डीए पर चल रही चर्चाओं पर। सरकार की तरफ से हमेशा ये कहा जाता है कि डीए महंगाई के असर को कम करने के लिए दिया जाता है, लेकिन जब कोई बुजुर्ग बाजार में सब्जी, तेल, दाल, गैस, दूध, किराया, स्कूल फीस और बाकी खर्चों की रफ्तार देखता है, फिर अपनी पेंशन में बढ़ने वाले डीए की मात्रा देखता है, तो दोनों के बीच का फासला साफ नजर आता है। जमीन की महंगाई और कागज की महंगाई में फर्क है। यही बात कर्मचारी और पेंशनर बार बार उठाते रहे हैं। डीए की गणना जिस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और पुराने फॉर्मूलों पर आधारित है, वे उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से बनाए गए थे, जब खर्च का ढांचा अलग था, परिवार की जरूरतें अलग थी और जीवन शैली भी अलग थी। आज इलाज, शिक्षा, किराया, ट्रांसपोर्ट, डिजिटल सेवाएं सब मिलकर एक नई किस्म का खर्चा बना चुके हैं। यही वजह है कि डीए फॉर्मूले की समीक्षा की मांग लगातार होती रही है। अब जो बात समितियों के स्तर पर स्वीकार की गई है, वो ये कि जरूरत पड़ने पर डीए के फॉर्मूले को अपडेट किया जा सकता है, ताकि आज की वास्तविक महंगाई को बेहतर ढंग से पकड़ सके। इसके साथ साथ डीए समायोजन के टाइमिंग पर भी चर्चा हुई है। अभी आमतौर पर डीए साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में रिवाइज होता है, लेकिन महंगाई साल में 2 बार नहीं बढ़ती, वो तो कई बार हर महीने अपना नया रूप दिखाती है। ऐसे में 6 महीने तक इंतजार करना कई परिवारों की जेब पर अनावश्यक बोझ बन जाता है। इसी वजह से तिमाही समायोजन का मॉडल भी चर्चा में है। यानी अगर भविष्य में डीए साल में 4 बार हर 3 महीने में रिवाइज होने लगे, तो महंगाई और राहत के बीच की दूरी कुछ कम हो सकती है। इससे पेंशनर और कर्मचारियों को कम से कम ये भरोसा रहेगा कि महंगाई अकेली नहीं भाग रही, उसके पीछे राहत भी थोड़ी ज्यादा तेज रफ्तार से चल रही है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने पिछले 2-3 साल से पूरे देश के पेंशनरों और कर्मचारियों के मन में लगातार बेचैनी पैदा कर रखी है। 18 महीने का लंबित डीए एरियर। कोविड के कठिन समय में सरकार ने वित्तीय दबाव का हवाला देते हुए महंगाई भत्ते की 3 किस्तें रोक दी थीं। उस समय कहा गया था कि ये एक अस्थायी कदम है और बाद में स्थिति देखकर फैसला लिया जाएगा। आज परिस्थितियां पहले जैसी नहीं रहीं, अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौट आई, लेकिन उन 18 महीनों की रोकी गई किस्तों का एरियर बहुत से लोगों के लिए अब भी सिर्फ कागजों और फाइलों में ही कैद है, जेब तक नहीं पहुंचा। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए यह एरियर वो कासा है जिसे उन्होंने अपने दिमाग में कई बार खर्च कर लिया है। किसी ने सोचा इससे पुराना कर्ज उतार देंगे, कोई घर की मरम्मत या बच्चों की पढ़ाई पर लगाएगा, कोई शादी ब्याह के खर्च का प्लान बना चुका था। अब यह मामला न्यायालय तक पहुंच चुका है और आने वाले समय में इस पर आने वाला फैसला सीधे सीधे इन परिवारों की आर्थिक स्थिति पर असर डालने वाला है। अगर अदालत ये मानती है कि रोकी गई इन किस्तों का भुगतान करना ही होगा, तो यह निर्णय सिर्फ नियम कानून की जीत नहीं, बल्कि लाखों परिवारों के लिए वास्तविक आर्थिक राहत होगी। इन सारे बड़े आर्थिक मुद्दों के साथ साथ कुछ प्रशासनिक और सुरक्षा से जुड़ी बातें भी हैं जिन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। सबसे पहले लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र। हर पेंशनर के लिए हर साल तय सीमा के भीतर लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी है। ये एक साधारण सा नियम है, जिसका मतलब यह है कि पेंशन देने वाला विभाग ये सुनिश्चित करना चाहता है कि जिस व्यक्ति के नाम पर पेंशन जा रही है वो जीवित है। लेकिन कई बार लोग इस छोटी सी लगने वाली औपचारिकता को हल्के में ले लेते हैं। तारीख निकल जाती है, पेंशन रुक जाती है और फिर शुरू होते हैं बैंक और दफ्तरों के चक्कर। इसलिए बार बार यह संदेश दिया जा रहा है कि लाइफ सर्टिफिकेट की आखिरी तारीख को मजाक या लापरवाही की तरह मत लीजिए। चाहे नजदीकी बैंक शाखा के जरिए कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से या फेस ऑथेंटिकेशन जैसे डिजिटल ऑप्शन से समय रहते ये काम पूरा कर लेना ही समझदारी है। जो पेंशनर खुद चलकर बैंक नहीं जा पाते, उनके परिवार के सदस्यों, बेटों बेटियों, दामाद पोते पोतियों की जिम्मेदारी है कि समय रहते उन्हें ये काम करवाने में मदद करें, ताकि किसी महीने अचानक पेंशन रुकने की स्थिति ना खड़ी हो। अब सबसे खतरनाक और तेजी से बढ़ता हुआ रिस्क, साइबर फ्रॉड। आज ठगों ने बुजुर्ग पेंशनरों को अपना सबसे आसान टारगेट मान लिया है। कोई फोन करके खुद को बैंक मैनेजर बताता है, कोई पेंशन ऑफिस से बोलने का दावा करता है, कोई कहता है कि आपकी पेंशन बंद होने वाली है, तत्काल अपना एटीएम नंबर, ओटीपी, पैन, आधार या पूरा खाता विवरण भेजिए, नहीं तो तुरंत समस्या हो जाएगी। ऐसे कॉल, मैसेज और ईमेल आज हर पेंशनर के लिए खतरे की घंटी है। ये बात हमेशा याद रखिए, कोई भी असली बैंक, सरकारी विभाग या पेंशन कार्यालय आपसे फोन पर कभी भी आपका ओटीपी, एटीएम पिन, पूरा कार्ड नंबर या नेट बैंकिंग पासवर्ड नहीं मांगेगा। जो भी ऐसा करता है वो ठग है। जैसे ही आपने ओटीपी साझा किया, उसी सेकंड से आपके खाते की सुरक्षा लगभग खत्म हो जाती है। इसलिए अगर कोई कॉल आए, तुरंत घबराइए मत, बिना सोचे समझे कोई जानकारी मत दीजिए। फोन काटिए,
अपने बैंक या संबंधित विभाग की आधिकारिक हेल्पलाइन पर खुद कॉल कीजिए और वहां से पुष्टि कीजिए कि सच क्या है। ये छोटी सी सावधानी आपकी पूरी उम्र की कमाई को सुरक्षित रख सकती है। अब इन सब बातों को एक साथ रखकर देखिए। कम्यूटेशन रिकवरी अवधि को 15 साल से कम करने पर गंभीर चर्चा, पेंशन पर टैक्स में राहत देने के संभावित विकल्प, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को वास्तविक स्तर तक बढ़ाने की दिशा, डीए फॉर्मूले की समीक्षा और तिमाही समायोजन का प्रस्ताव, 18 महीने की एरियर पर चल रही न्यायिक प्रक्रिया, लाइफ सर्टिफिकेट की सख्त समय सीमा और साइबर सुरक्षा के स्पष्ट निर्देश, ये सब मिलकर ये तस्वीर बनाते हैं कि कर्मचारियों और पेंशनरों की आवाज अब सिर्फ सुनी नहीं जा रही बल्कि नीति की भाषा में लिखी भी जाने लगी है। हाँ, भी बहुत सी चीजें विचाराधीन हैं, ड्राफ्ट में हैं, प्रक्रिया में हैं, लेकिन दिशा बदलती हुई दिख रही है। जिस दिन किसी बुजुर्ग को 15 साल से पहले ही फुल पेंशन मिले, जिस दिन पेंशन पर टैक्स का लोड होगा, जिस दिन मेडिकल डॉक्टर का असल में इलाज की कीमत के करीब आए, जिस दिन 18 महीने का एरियर बैंक में साफा साफ दिखाई देगा, उस दिन ऐसा महसूस होगा कि व्यवस्था ने सेवा और दान की कदर में केवल शब्दों का उल्लेख नहीं किया है। अगर आपको लगता है कि आज की ये पूरी जानकारी आपके काम आई है, तो आपकी कई उलझनें कुछ हद तक साफ हो गई हैं और आप चाहते हैं कि पेंशन, वेतन, डीए, एरियर और आपके अधिकारिता से जुड़ी हर बड़ी जानकारी